गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हमारे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर की, जिसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है राजा और राजमुकुट। क्योंकि ब्रिटेन की सारी व्यवस्था हमारी परंपराओं पे, रूढ़ियों पर और अभिसमय पर आधारित होती है, इसलिए यहाँ की शक्तियों के अंतर्गत जो मेन आधार आता है वह राजा और राजमुकुट का आता है। क्योंकि ये राजा वहाँ का वैयक्तिक व्यक्ति है जो कि समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन राजमुकुट एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे हमारे इस ब्रिटेन की संविधान की व्यवस्था में, जिसमें कि हमारा ब्रिटेन का सम्राट और राजमुकुट, इन दोनों की ही व्यवस्था किस आधार पर हमारी चलती है। तो सबसे पहला आधार इसका होता है राजमुकुट राज सत्ता का हमारा प्रतीक माना जाता है। यानी जिस व्यक्ति ने राजमुकुट को धारण कर रखा है, सत्ता को संचालित करने का अधिकार किसका हुआ? उसी ही व्यक्ति का। साथ ही इसमें व्यक्ति के रूप में सम्राट की व्यवस्था, कैबिनेट की व्यवस्था, लोक सेवाएं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अंतर्गत हम किन किन को लेते हैं? सम्राट की व्यवस्था को लेते हैं, कैबिनेट की व्यवस्था को लेते हैं और लोक सेवाओं की व्यवस्था को लेते हैं, जो कि हमारे प्रशासन का मुख्य आधार मानी जाती है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था। इसके हमारे ब्रिटेन के जो हमारी शासन व्यवस्था है, जिसे हम सम्राट और राजमुकुट के नाम से जानते हैं, इसमें अनेक अंतर पाया जाता है। सबसे पहला अंतर तो ये मेन माना जाता है कि राजा जो हमारा है, जिसे हम सम्राट के रूप में लेते हैं, वह एक व्यक्ति है, जबकि राजमुकुट उस मुकुट को धारण करने वाली एक संस्था है। यानी सारे कार्य किसके माध्यम से होंगे? उस संस्था के माध्यम से, जिस व्यक्ति ने उसे पहन रखा है। तो साथ ही हमारा ये जो राष्ट्र सम्राट है, यह अस्थायी है, यह परमानेंट नहीं होता। समय और परिस्थिति के अनुसार ये चेंज होता रहता है। जैसे जैसे व्यक्तियों की डिमांड होती है, वो उस व्यक्ति को उस समय पे राजा बना सकता है। लेकिन राजमुकुट हमारी एक स्थायी संस्था है, यानी जो सारी शक्तियां विद्यमान है वो किसके अंदर निहित है? राजमुकुट के अंदर। बाद में वो जो भी व्यक्ति उस मुकुट को पहनता है, वो शक्तियां किस में आ जाती है? उस व्यक्ति के अंदर। इसीलिए राजा हमारा जो सम्राट माना जाता है वह हमारा स्थिर नहीं है, जबकि हमारा राजमुकुट एक स्थिर स्थिति को प्राप्त किए हुए है। साथ ही सम्राट वैयक्तिक है, व्यक्तियों के द्वारा ना होकर उनमें व्यक्तियों के जो कार्य किए जाते हैं, जो व्यक्ति उस समय नॉमिनेट होता है, उस व्यक्ति के रूप में कार्य किया जाता है। जबकि मुकुट हमारी एक संस्था के रूप में माना जाता है, जिसको धारण करने वाला व्यक्ति सारी शक्तियों को प्राप्त किए हुए होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण अंतर हमारी इस व्यवस्था के अंदर जो पाया जाता है, दोनों व्यवस्थाओं में जो भेद माना जाता है, वो क्या माना जाता है? ब्रिटिश संविधान और राजमुकुट। ब्रिटिश संविधान में जो सम्राट की स्थिति है, यानी जो शासक की स्थिति है, वो महत्वपूर्ण स्थिति किसकी रही? हमारी मुकुट की। यानी जो व्यक्ति उसको धारण करता है, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति की। इसी आधार पर हमारी व्यवस्था के, क्योंकि ब्रिटेन के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और इस संसदीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक कार्यों के लिए मंत्रीगण संसद पर निर्भर करते हैं। और जब मंत्रीगण संसद पर निर्भर करते हैं, तो सारा न्यायिक निर्णय किसके हाथ में आ जाता है? हमारे सम्राट के द्वारा ना होकर मंत्रीगणों के माध्यम से हो जाता है। यानी सारी शक्तियां किसमें निहित हो जाती है? उस मुकुट के अंदर आकर निहित हो जाती है, जो कि न्यायिक पालिका का एक प्रधान माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ब्रिटिश की संविधान की शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, वह इनके भेद का माना जाता है। क्योंकि देखने में तो हमारी यह सारी व्यवस्था किसके हाथ में निहित लगती है? सम्राट के हाथ में, जो कि कार्यपालिका का सदस्य माना जाता है। लेकिन ये सारी शक्तियां मर्ज होकर किसके हाथ में चली जाती है? हमारी कैबिनेट के हाथ में, जो कि न्यायिक व्यवस्था को संचालित करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो शासन व्यवस्था है, ये दो आधारों पर निर्धारित होती है। क्योंकि यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और राजतंत्र के अंतर्गत क्योंकि शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, वह अभिसमय और परंपराओं के माध्यम से किया गया है। तो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत इन सारी ही शक्तियों का प्रयोग हमारी संस्था के माध्यम से किया जाता है, ना कि व्यक्ति के माध्यम से। जिस व्यक्ति ने इस मुकुट को धारण कर रखा होता है, वह उन सारी शक्तियों का प्रयोग अपनी व्यवस्था के अंतर्गत कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी शक्तियों की। शक्तियों में सबसे पहली शक्ति हमारी क्या आती है? कार्यपालिका शक्ति। अब चूंकि ये कार्यपालिका शक्ति हमारी ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत सबसे प्रमुख शक्ति है, यह है सबसे प्रमुख शक्ति, जिसमें समस्त कानूनों को
क्रियान्वित किया जाता है। किसको क्रियान्वित किया जाता है? सारे कानूनों को। राजमुकुट, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री कि क्या करता है? नियुक्ति। देन राज्य के सभी उच्च अधिकारी, जिसमें किसको लेते हैं? जल, थल और नभ। हमारे 3 आधार हैं, जल सेना, वायु सेना और नभ सेना। इन तीनों के मुख्य अधिकारी हमारी देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसीलिए मेन आधार किसको लिया जाता है? इन तीनों ही अधिकारियों को, जिसकी शक्ति किसके हाथ में निहित है? प्रधानमंत्री के हाथ में। साथ ही ब्रिटेन के अन्य देश के साथ संबंध बनाना। अब ये संबंध कैसे होंगे? औपनिवेशिक। किसका काम है? राजमुकुट का। यह है राजदूतों व वाणिज्य दूत। दोनों की क्या करता है? नियुक्ति। साथ ही युद्ध की घोषणा कौन करता है? हमारा राजमुकुट। न्याय की व्यवस्था कौन करता है? अपराधियों को क्षमादान कौन करता है? राजमुकुट। यानी हमारी ये सारी शक्तियां किसकी मानी जा रही हैं? राजमुकुट की, ना कि एक शासक की। स्थानीय शासन की देखभाल किसके द्वारा होती है? राजमुकुट के। साथ ही राष्ट्रीय कोष, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, पैसा, उसका निर्धारण कौन करता है? उस पे नियंत्रण रहता है राजमुकुट का। कहने का तात्पर्य सिंपल सा है, हमारे ये जो संस्था है, राजा और राजमुकुट, राजा नाम मात्र का है, जिसने उसे धारण कर लिया, यानी जो मुकुट है जिस व्यक्ति ने धारण कर दिया, ये सारी शक्तियाँ किसके हाथ में आ जाती हैं? उस धारण करने वाले व्यक्ति के हाथ में। वह है एक हमारी संस्था, ना कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति। इस संस्था को, इन सारे कार्यों को करने के लिए जिम्मेदारी किसकी हुई? इस राजमुकुट की, ना कि राजा की। यानी इनकी शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है कानूनों के निर्माण की, जिसको कौन करता है? आधार कौन प्रदान करता है? हमारा राजमुकुट। किसके माध्यम से होती है? प्रधानमंत्री के माध्यम से। इसमें सारे कार्य किसके आधार पर किए जाते हैं? जो हमारी सेना का आधार है, हमारी सेना की नियुक्ति कौन करता है? राजमुकुट। जिसमें हमारे 3 प्रमुख माने जाते हैं, जल, थल और नभ सेना के अधिकारी। इन सबकी नियुक्ति किसके माध्यम से होती है? राजमुकुट के माध्यम से। यानी प्रशासन से संबंधित समस्त गतिविधियों का संचालन करने के लिए उत्तरदायी कौन है? हमारा राजमुकुट, ना कि राजा। अब हम देखेंगे इनकी व्यवस्थापिका शक्तियां। राजा अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कार्यों को संपन्न करने के लिए अगर नियम कानून बनाता है तो उसको फॉलो कराने के लिए भी तो एक संस्था होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका। अब इसकी क्या शक्तियां हैं? हमारे सम्राट के पास, ना कि राजा के पास। संसद के दोनों सदन, कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, जिसे लॉर्ड सभा कहा जाता है, और सभासद सदन,
इन दो सदनों के माध्यम से कार्यों का संचालन करता है। कौन करता है? राजमुकुट। यानी ये शक्ति किसमें निहित हो गई? राजमुकुट में। दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाना, क्या करना? अधिवेशन बुलाना। किसका काम हुआ? राजमुकुट का। संसद के आरंभ में सम्राट का भाषण होता है। उसकी रूपरेखा तो कौन तैयार करता है? राजमुकुट के व्यक्ति। यानी यहां भी हमारा राजमुकुट राजा शक्तिहीन है। साथ ही राजमुकुट के अधिराज्यों से संबंध में घोषणा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राजमुकुट के हाथ में। यानी व्यवस्थापिका के रूप में हमारा ये जो राजमुकुटी व्यवस्था है वह कैसे कार्य करेगी? सबसे पहले तो संसद के दोनों सदनों को बुलाने का काम इसी का होता है। उस पर जो अधिवेशन होते हैं उसे संचालित करने का काम इन्हीं का होता है। जो सुबह आरंभ में भाषण दिया जाता है सम्राट के द्वारा, उसी लिए लिखने का काम भी इन्हीं का ही होता है। सारे काम हमारे किसके माध्यम से हो रहे हैं? इस राजमुकुट के माध्यम से। यानी शासन की व्यवस्था को चलाने के लिए, अपने कार्य और शक्तियों के विभाजन के लिए, जहाँ इन्होंने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, साथ में इनकी धार्मिक, इनके स्तोत्र जो हुए, ये सम्मान के जो स्तोत्र हुए, इन सबके कार्यों को करने का उत्तरदायित्व इनके राजमुकुट के ऊपर निहित होता है। इसीलिए ब्रिटेन की शासन व्यवस्था सारी किस पर निर्भर है? राजमुकुट के ऊपर, ना कि शासक के ऊपर। देन हम बात करते हैं इसकी न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था। अब इस न्यायिक व्यवस्था का तो पूरा आधार ही हमारा किस पर निर्भर कर रहा है? शासन की ब्रिटेन के सभी न्यायालय, सभी न्यायालय कहलाने को तो सम्राट के न्यायालय हैं, लेकिन इन पर संसद की प्रार्थना पर पद दिया जाता है। हटा सकते हैं अपराधी को के दंड को कम कर सकते हैं, साथ ही क्षमादान भी कर सकते हैं। जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत है, ये सारी शक्तियाँ हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत लिखित रूप में हमारे राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। लेकिन ब्रिटिश की गवर्नमेंट की संविधान के रूप में जहाँ हमारा मूल आधार आता है, लिखित आधार है, क्योंकि उसकी कोई भी व्यवस्था लिखित रूप में हमारे पास मौजूद नहीं है, सिर्फ वहाँ की पुरानी चली आ रही परंपराओं के आधार पर सारे कार्यों को किया जाता है। इसलिए वहाँ पर ये सारी शक्तियाँ किसके हाथ में निहित हो जाती है? हमारे राजमुकुट के हाथ में। हमारी इन शक्तियों का विभाजन हम किस सम्राट से कार्य कराने के रूप में, एक व्यक्ति के द्वारा कार्य कराने के रूप में, जिस व्यक्ति को यह पद धारण करवा दिया जाता है, यानी जिसने उस मुकुट को धारण कर लिया है, उसके माध्यम से सारे कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत जो सारी शक्तियां अंत में मर्ज हो जाती हैं, वो किसके हाथ में हो जाती है? राजमुकुट के हाथ में। वही जहाँ न्याय संबंधी शक्ति की बात हमने की थी, वहीं धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत असेंबली नामक संस्था की स्थापना के द्वारा न्यायालय को इसकी स्वीकृति आवश्यक मानी गई है कि इस असेंबली के माध्यम से न्यायालय अपने निर्णयों को
सुना सकता है और व्यवस्था को संचालित कर सकता है। इसके जो प्रमुख स्तोत्र माने जाते हैं वह इसके सम्मान के स्तोत्र हैं, जिसमें हम इनके लॉर्ड की उपाधि को प्रदान करने को मानते हैं। यह लॉर्ड की उपाधि भी इनके मुकुट के द्वारा ही प्रदान की जाती है, न कि इनके शासक या ब्रिटेन की सम्राट के द्वारा। ब्रिटेन के सम्राट राजा को हम सम्राट के रूप में प्रतिपादित करते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई कि इसे हम राजा ना कहकर एक सम्राट के रूप में मानते हैं। वैसे तो सम्राट और राजा दोनों एक दूसरे का प्रतिरूपी हैं, एक दूसरे के सहवर्ती हैं, पूरक ही माने जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन के अंतर्गत खासकर इसे ये सम्राट और राज मुकुट के भेद के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। ये सारी शक्तियाँ जो कि सम्राट की हमें नजर आती हैं, कहने को तो जहाँ हमारा सैद्धांतिक रूप रहता है वहाँ हमारी चूंकि हर चीज़ लिखित रूप में आती है और ब्रिटेन में कोई भी चीज़ लिखित रूप में नहीं है, तो उस रूप में देखने में ये लगता है कि ये सारी शक्तियाँ हमारी जो हैं वो हमारे सम्राट के हाथ में निहित हैं। लेकिन ये हमारी सारी शक्तियाँ किसके हाथ में निहित है? मुकुट के हाथ में, जो उसे धारण करता है। सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, संसदीय शासन व्यवस्था है। इस कारण इसमें प्रत्येक सार्वजनिक कार्यों के लिए मंत्रीगण संसद के ऊपर निर्भर होते हैं और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इनकी शक्तियों का प्रयोग सम्राट के द्वारा ना होकर बल्कि मंत्रिमंडल के द्वारा होता है, जो कि एक मुकुट की संस्था के माध्यम से निरूपित किया जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।